नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उड़ान 5.0 के टेंडर में शामिल की जाएगी गोचर और चिन्यालीसौड़ की हवाई सेवा। पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं अगले साल 31 जनवरी से शुरू होंगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जानकारी दी है। सीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर अनुरोध किया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि उड़ान के टेंडर में चिन्यालीसौड़ और गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में यह भी बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए फ्लाईबिग एयरलाइंस को निर्देशित कर दिया गया है और फ्लाईबिग द्वारा 31 जनवरी 2023 से इसका संचालन शुरू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और उस मुलाकात का सकारात्मक असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस विधायकों ने सत्र के दौरान गैरसैंण का मुद्दा सदन में उठाया और सदन में आंगनवाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार का मुद्दा भी उठा। इसके अलावा कई मुद्दे यहां पे उठाए गए। नंदा देवी कन्याधन योजना से जुड़ा सवाल भी विधायक सुमित हृदयेश ने पूछा और बीजेपी विधायक महेश जीना ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ा सवाल पूछा। राशन कार्ड धारकों को सस्ते दाम पे मिट्टी का तेल नहीं मिलने का प्रश्न भी उठा। यानी लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो यहां पे उनकी गूंज सुनाई दी, वो मुद्दे उठते हुए दिखाई दिए और उन पे जवाब मांगे गए सवालों पे। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आज दूसरा दिन था विधानसभा सत्र का, क्या कुछ आज खास हुआ? दिन आज जहाँ राज्य सरकार चाहती है और वो इस विषय पर प्रयासरत भी है और सदन में जो बजट है राज्य सरकार का सप्लीमेंट्री वो और महिला आरक्षण विधेयक, ये दोनों को पास कराने के प्रयास में इसके अलावा कुछ अन्य विधेयकों में संशोधन है। जबकि विपक्ष ने आज राज्य सरकार को नियम 310 और 58 में आपदा, बेरोजगारी, यूकेएसएससी पेपर लीक जैसे मामलों पर घेरा है। विपक्ष का कहना है कि यूकेएसएससी पेपर लीक में पैरवी सही नहीं हुई। आरोपी तो सरकार ने पकड़े पर वो जमानत पर रिहा हो रहे हैं, जो बताता है कि मामला कमजोर है। विपक्ष में आज स्थिति उस वक्त भी नाजुक बनी जब प्रीतम सिंह हावी हुए भराड़ीसैंण गैरसैंण विधानसभा के मामले पर कि राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाई पर वहां कोई काम धाम नहीं हो रहा है, ना ही वहां से राज्य का संचालन हो रहा है। इस पर सदन पे संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देना पड़ा कि अगला सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण नहीं होगा तो वहीं से राजधानी का संचालन भी होगा सत्र के दौरान। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो आज सत्र में कई मुद्दों की गूंज जो थी वो सुनाई दी। दूसरा दिन था आज और यहाँ पे कई मुद्दे उठे, कुछ ऐसे भी थे जिन के सवाल उठाए गए और जवाब मांगा गया यहाँ पे। तो सत्र को लेकर चूंकि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करेगा। तो सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हित को देखते हुए नौकरी में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है, लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगन करा के अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पे कानून ला रही है। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। बहुत पहले से चूँकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है
इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सज़ा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। तो सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम लोग रास्ता निकालेंगे। पिछले दिन और विधानसभा सत्र में स्पीकर रितु खंडूड़ी की विधायकों को खरी खरी, सदन में मोबाइल का प्रयोग किया तो होगी कड़ी कार्रवाई, ये कहा। और सदन में एमएलए मोबाइल चलाते दिखे थे और उसको लेकर ही उन्होंने यहाँ पे हिदायत दी है कि विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल ना चलाया जाए। और पहले दिन कुछ विधायक मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए थे, तो सदन में एमएलए मोबाइल चलाते दिखे तो कड़ी कार्रवाई होगी, ये हिदायत दी गई है। और विधानसभा सत्र के पहले दिन कई एमएलए मोबाइल का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए थे। और राज्य सरकार ने सदन में राज्य की महिलाओं को राजकीय सेवाओं में 30% शैक्षिक आरक्षण दिए जाने के विधेयक सदन के पटल पर रख दिया है। सरकार ने साफ कर दिया कि वो महिला हितों के लिए गंभीर है। इस विषय पे न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। महिला आरक्षण खासकर हमारे उत्तराखंड की मूल रूप से जो रहने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको उत्तराखंड का जो क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए, वो 30% का आरक्षण पूर्व में सरकार की ओर से मिला हुआ था। लेकिन बीच में कोर्ट की तरफ से जो है उसमें रोक लगाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के निर्णय को स्टे किया और आज सरकार ने, धामी जी ने जो है महिलाओं के हित में बहुत स्वागत योग्य फैसला करा कि कल जो है महिला आरक्षण बिल को जो है सदन के पटल में जो है वो रखने का काम किया। निश्चित रूप से इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज वाकई जो हमारे दिल के अंदर है वो बाहर भी दिखा कि हम महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है। मैम, क्या इसको आने में कुछ वक्त लग गया? विपक्ष का इल्जाम ये है कि सरकार प्रतीक्षा करती रही और मामले कोर्ट में चले गए। देखिए, जब 30% आरक्षण बदस्तूर जारी था तो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी। सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि 30% का आरक्षण हम रोकना चाह रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक था कि कोई महिला वहां कोर्ट में चलेगी और कोर्ट में जाने के बाद में, जो कि उत्तराखंड की नहीं थी, कोर्ट में चलेगी, कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पर रोक लगाई। फिर यदि सरकार की मंशा नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करती। मुख्यमंत्री जी ने वही काम किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महिलाओं के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें कोई शक शुबा नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है और महिलाओं को सशक्त करती है। तो आप थी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राज्य सरकार ने जो कहा था वो करके भी दिखाया और सदन में अब ये बहुत जल्द कानून बनेगा और राज्य की महिलाओं से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा नौकरियों में। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% शैक्षिक आरक्षण का मुद्दा उठाया। उमेश कुमार ने कहा कि मैंने 6 महीने पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमेश कुमार ने सरकार से पूछा कि आंदोलनकारियों के 10% शैक्षिक आरक्षण पे कोई बात क्यों नहीं करता। निर्दलीय विधायक ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पे भी तंज कसते हुए कहा कि आप सदन के बाहर महाराज हैं या आप जनता के लिए हैं। राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों को गंभीरता से लें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए मैं पहले सदन में मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि महाराज, इनके परिवार के पास जो जमीन है उसकी लीज आज तक ये परिवार नहीं करा पाया पिछले 40 सालों में, क्योंकि उस परिवार के पास लीज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उसके बाद आज तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं दी गई। अगर माननीय मंत्री जी से हम किसी भी प्रकार की गंभीरता के लिए कहते हैं तो वो ऐसे मुद्दों को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुझे लगता है महाराज जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि महाराज, आप सदन से बाहर लोगों के लिए हैं। मंत्री पद पर जब नहीं होंगे तब आप महाराज होंगे। अगर आप मंत्री पद पर हैं और विधानसभा में हैं तो आपको राज्य के हर व्यक्ति से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये जुमलेबाजी छोड़कर काम शुरू करिए। लोगों का, जो लोग इस समय प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी तरफ देखिए।
और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर विपक्ष सरकार पे हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सिर्फ बयान तक ही गैरसैंण को सीमित रखा है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरते हुए गैरसैंण को लेकर सवाल किया कि आखिर गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन राजधानी कब संचालित होगी। सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया कि अगला विधानसभा सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होगा। जब सदन के अंदर ये घोषणा हो जाए कि गैरसैंण भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो स्वाभाविक बात है ग्रीष्मकाल में राजधानी भराड़ीसैंण से संचालित होनी चाहिए। लेकिन सरकार उसका लगातार जो है अवमानना करने का काम कर रही थी। 9 नवंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त 3 दिवस वहाँ पर मनाए जाते रहे और एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी वहाँ से संचालित हुई। जब जिस प्रकार से हम सबकी भावना गैरसैंण के प्रति रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, उन्होंने उसके लिए घोषणा भी की थी कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसकी घोषणा हुई थी, उसमें और कोई व्यवधान ना हो इस नाते हम एक जो सदन है वहाँ चलाना चाहते हुए भी नहीं चला पाए। लेकिन आज मैंने कहा है एक अगला जो हमारा सत्र होगा वो भराड़ीसैंण में ही होगा, ये पूरी तरह से मैंने सदन को अवगत। और अब दिल्ली का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और यहां पे एमसीडी चुनाव को लेकर चूंकि वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस वक्त रोड शो किया जा रहा है और उस रोड शो में भी लोगों में उनको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इससे पहले भी वो एक बार रोड शो कर चुके हैं, चुनावी सभाएं कर चुके हैं, सम्मेलन कर चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं को लाया जा सके और बीजेपी की जीत की जद्दोजहद की जा रही है ताकि बीजेपी वापसी एमसीडी में करे। तो दिल्ली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो आप सीधा देख रहे हैं और लोगों में भी उनके रोड शो को लेकर काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है। कई जगह उन पे फूल बरसाए गए, कई जगह उनके स्वागत के लिए अलग अलग तरह से तैयारियां की गई। कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। तो एमसीडी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, एक काफिला उनके साथ और हाथ जोड़ के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। इससे पहले भी वो दिल्ली में प्रचार प्रसार कर चुके हैं। चूँकि उत्तराखंड के बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, उत्तराखंड मूल के बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उन्हें जिताने के लिए भी और बीजेपी उम्मीदवार हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में अब पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है। फिर चाहे गुजरात में चुनाव हो, हिमाचल में हो या दिल्ली में हो, वो हर जगह प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जमकर उठा। पौड़ी में हुई अंकिता भंडारी की हत्या मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार ने सबूत इकट्ठा करने से पहले जिस कमरे में अंकिता रहती थी उसे क्यों ध्वस्त कर दिया, उस पर भी जोर दिया गया। और आखिर राज्य सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है, ये सवाल भी उठाया गया। सत्र में बोलते हुए विपक्ष ने कहा कि सरकार जांच करने के लिए नहीं बल्कि निपटाने के मूड में है। और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरते हुए सवाल किया कि जिस सीबीआई से दूसरे राज्यों में कांग्रेस को डर लगता है, उसे इस संवेदनशील मामले में सीबीआई से ही जांच की उम्मीद है। कि अंकिता भंडारी जिस कमरे में रहती थी उसको बुलडोजर से जो है ध्वस्त किया गया और डीएम कहता हमें जानकारी नहीं, हम इसकी जांच कराएंगे। सबूतों को निस्तनाबूद करने के लिए ये कृत्य किया गया है। तो पूरी सरकारी घेरे में है और क्या जवाब देंगे? ये तो जवाब देंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो ताकि सारी चीजें सामने आ जाए। अंकिता भंडारी के माता पिता हाईकोर्ट में गए हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो सरकार की जांच से अपने आप को असहज पा रहे हैं, वो सरकार की जांच से संतुष्ट। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस सीबीआई के बारे में बोलती है कि ये बीजेपी उसका मिसयूज करती है और उधर वो यहाँ कह रहे हैं अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई की जांच कराए। लेकिन अब ये मामला सब जुडिस है, यानी कि न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे सरकार उसकी अनुपालना करेगी। जो भी कोर्ट निर्णय देगा हम उससे जुड़े हुए बंधे हुए
हम उसमें जो भी निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से आएगा उसमें हम लोग उसकी अनुपालना करेंगे। और उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विशेषाधिकार हनन का भी मुद्दा विपक्ष के विधायकों ने उठाया। आखिर उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में ना तो बुलाया जा रहा है और ना ही सरकारी बैठकों की सूचना दी जा रही है। इस पर स्पीकर ने गंभीरता दिखाते हुए विपक्ष के विधायकों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस विधायकों को नजरअंदाज किया जा रहा है और लोकतंत्र की अनदेखी के साथ ही निर्वाचित विधायकों के प्रोटोकॉल को भी तोड़ा जा रहा है। 2004-05 में विधानसभा का अध्यक्ष रहा, 2002 से लेकर 2007 तक, और ऐसे ही प्रकरण तत्कालीन विधायक जी ने विशेषाधिकार हनन के माध्यम से उठाया था और तब पीठ से निर्देश दिए गए थे कि जो भी माननीय विधायक हों, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, उनको पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज जो हालात हैं, जिससे माननीय सदस्य की अवमानना की जा रही है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है और जो उनका जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। 2004-05 में विधानसभा का अध्यक्ष रहा, 2002 से लेकर 2007 तक। और राज्य में सभी विधायकों की विधायक निधि में जीएसटी के चलते कटौती और विधायक निधि में असमानता का मुद्दा प्रमुखता से छा गया। धारचूला विधायक हरीश धामी कहते हैं कि वो विधायक निधि की ही इस साल की नहीं खर्च कर पा रहे, इसे जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं बीजेपी के विधायक खजान दास ने कहा कि जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है जिससे विधायक निधि प्रभावित हो रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री इस विषय पर निर्णय लेंगे। तो विधायक निधि में बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। किसी की विधानसभा में जीएसटी कटी है, जहां पर 5 लाख से नीचे की योजनाएं हैं उसको सिलेक्शन बॉन्ड या वर्क ऑर्डर पर जो कराए गए हैं उसमें जीएसटी नहीं कटी है। और एक मैं हूं 70 विधायकों में जिसके यहाँ 10 रुपए का भी काम हुआ है तो जीएसटी कटा है। बार बार मुख्य विकास अधिकारी को पत्राचार किया है कि भाई, मैंने कहा जब उसी जिले के किसी विधायक का आप जीएसटी काट रहे हैं, किसी के उसमें जीएसटी नहीं काट रहे। जब मैंने इस मामले में पूछा तो ये मेरे जो योजनाएं हैं 10 रुपए का भी अगर काम हुआ है तो उसमें जीएसटी कटा है और कई विधायक ऐसे हैं जिनकी योजनाओं में जीएसटी नहीं कटा है। मैंने न कटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन बॉन्ड या जो वर्क ऑर्डर के कार्य हैं 5 लाख से नीचे उसमें जीएसटी का प्रावधान नहीं है। तो सीधे सीधे मेरा ये कहना कि जो 65 लाख रुपए प्रति वर्ष जीएसटी के तौर पे मेरी विधानसभा से एक्स्ट्रा लिया गया है तो या तो मुझे वापस करें या सबसे 65 से 68 हजार रुपए तक लाख रुपए तक ये खर्चा बैठ रहा है, जबकि 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि है। तो ये कहा है कि या तो जीएसटी से मुक्त रखा जाए या विधायक निधि कुछ बढ़ाया जाए। तो इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें जरूर विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें डिसीजन कुछ न कुछ हो जाएगा। और देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा कूच का प्रयास किया। यूकेडी ने इरिगेशन के 228 पदों की बहाली, महिला सुरक्षा, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा कूच का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। यूकेडी नेताओं ने सरकार पे जुबानी हमला बोला। यहां पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक भी हुई। जो वादे किए थे आज उन्हीं वादों के बिल्कुल विपरीत जाके काम कर रही है, जन भावनाओं के विपरीत काम कर रही है। चुनाव से पहले जो पद विज्ञापित किए थे कि इन पदों पे भर्ती की जाएगी, चुनाव जीतने के जस्ट बाद जैसे इरिगेशन के 228 पदों से इन्होंने भर्तियां जो है उसकी खत्म कर दी। महिलाओं के साथ भाजपा के नेता बलात्कार कर रहे हैं और भाजपा सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो उनका बचाव कर रहे हैं। भाजपा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, लेकिन आज सारी बेटियां भाजपा से बच करके भाग रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आज इसी तरीके के अन्याय और अपराधों के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे थे। विधानसभा हमने आज घेराव किया। सरकार ने जो वादे किए थे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने भूमाफिया, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ विधानसभा कूच किया और पार्टी के अनुसार प्रदेश में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं और किसानों की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। वहीं जमीन का मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पा रहा। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के मद्देनजर भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, इस तरह का आरोप भी लगाया गया। नहीं सहेंगे।
कोई सुनवाई नहीं है। तो हम सब मिलके सब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं। ये अनाज का सवाल भी उठा रहे हैं, ये गरीब मजदूर किसानों का सवाल भी उठा रहे हैं, उनकी ज़मीनों की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं, ये महिलाओं की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं, ये बेटियों की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं। और जनवादी महिला समिति बराबर इनके आंदोलनों में साथ साथ रहेगी, इनकलाब करेगी और तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर आंदोलन चलाया। उन आंदोलनकारियों को, महिलाओं को भी हक बनता है कि उनको आंदोलनकारी का कार्ड मिले। कोई सुनवाई नहीं है। तो और विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का आज चूंकि दूसरा दिन था, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और प्रदेश के तमाम विधायक सदन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं सदन की कार्यवाही देखने के लिए स्कूली बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। देहरादून के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले कई बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही को देखा और उसका लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ यहां से सीखने को मिला है। नियम लागू किए जाते हैं और कैसे हमारे लिए सब कुछ किया जाता है और सब कुछ कानून कैसे कैसे बनते हैं, मैंने सब कुछ देखा। आज तक मैंने टीवी में ही देखा है सब लोग को, आज असलियत में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि आज उन्होंने शायद पहली बार आज विधानसभा का सत्र देखा है और प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो क्योंकि अभी तक तो पढ़ते थे, सुनते थे अखबारों के माध्यम से कि वहाँ पे सत्र चलता है और क्या चलता है, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं। आज उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने सारे विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी सामने सामने बैठे देखा है। बहुत कुछ देखा आज और दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला किया। श्रद्धा हत्याकांड के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। आरोपी को देश की जनता कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। इस हत्याकांड के आरोपी पर हुए हमले को सांसद साक्षी महाराज द्वारा आक्रोश में आकर ऐसी कार्रवाई करना बताया गया। साक्षी महाराज ने इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को बीच चौराहे पे फांसी पर लटकाने की वकालत की है। हालांकि हमला किया गया था, लेकिन पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से आफताब पे वार नहीं हो पाया था, लेकिन उस वाहन पे जरूर अटैक किया गया था। ना दिल्ली में हुई 35 टुकड़े और जो घटना लखनऊ में हुई, लोगों में इतना आक्रोश है कि वो संभलने में नहीं आ रहा। अपनी ही सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि इन अपराधियों को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि फिर कोई अपराधी इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। ऐसे अपराधियों को खुले में फांसी पर चढ़ा करके चौराहे पर मिट्टी का तेल छिड़क करके जला देना चाहिए। हल्द्वानी ब्लॉक में बीडीसी बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने हंगामा करते हुए पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास कराने के प्रस्ताव का विरोध जताया और पंचायत प्रतिनिधियों ने सीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए जिला पंचायत को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया तो पूरे प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधि विरोध करते हुए आंदोलन करेंगे। आपको पता है कि आम आदमी महंगाई से परेशान है, तो हम नहीं चाहते उस पर डबल लोड पड़े। तो मानचित्र हम ग्राम पंचायत में अभी ऐसे ही पास कर देते हैं ताकि उनका लोड कम हो, आदमी पे पैसों का बोझ ना पड़े। हमने आज सीडीओ सर के संज्ञान में मामला डाल दिया, उनको प्रस्ताव भेज दिया है कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यह सिर्फ अभी प्रस्ताव लाया गया है, कोई जियो जारी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध करेंगे। आपको पता है कि बीडीसी में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है वो जिला पंचायत के जो मानचित्र पास होने हैं जिला पंचायत क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में, उससे संबंधित था। और उसमें मुझे एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें विरोध दर्ज किया है कि ये अधिकार जो है जिला पंचायत को ना देते हुए संबंधित ग्राम पंचायत को दिया जाए। उसके बाद एक मुद्दा उठा है पुलिस का, कानून व्यवस्था का, जिसमें बीडीसी में ये मांग की गई है कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जो हैं वो बीडीसी में आए और उनके समक्ष अपना जो प्रधानगण है वो अपना समस्याएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।